दोस्तों, मेरा नाम इमरान खान है। मैं एमपी के ग्वालियर शहर से हूँ। मैं सर के चैनल के लिए पहले भी कई कहानियाँ भेज चुका हूँ, इसलिए आज मैं आपको ये दो कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ, जिसमें से एक तो मेरे साथ घटी थी और एक मेरी माँ के साथ। पहले मैं आपको अपने साथ घटी घटना बताता हूँ। सच कहूँ तो मैंने उस चीज़ को, वो जो भी था, कितनी बार उसे महसूस किया और कितनी बार मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। खैर, बात हमारे चाचा के बड़े लड़के की शादी की है, जिसकी बारात यूपी के इटावा शहर जानी थी। तारीख थी 25 मार्च 2020। आपको तो मालूम ही होगा, उस समय पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा था। हम लोग बारात की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक खबर आई कि आज रात 8 बजे से 21 दिन के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन लग रहा है। ये खबर सुनते ही हमारे चाचा ने बारात अपने समय से पहले ही निकाल दी। अब ठीक हम लोग वहां पर तकरीबन रात के 9 बजे के आसपास पहुंचे। वहां पहुंचकर हमने सारी रस्में पूरी करी, जिसमें तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। इसके करीब 1 बजे के वक्त हमारी बस लड़की वालों के घर से निकली और कुछ ही देर में हमने यूपी एमपी बॉर्डर पार कर लिया। आपको एक बात बता दूं कि वो एक स्लीपर बस थी, जिसमें मैं, मेरी वाइफ और हमारे बच्चे ऊपर बैठे हुए थे। उस वक्त हमारी अम्मी नीचे सीट पर लेटी थी। अब ठीक हमने जैसे ही वो बॉर्डर पार किया तो अम्मी को पता नहीं कुछ परेशानी होने लगी, जिसके कारण वो अपनी सीट पर उठकर बैठ गई। उस वक्त बस में ज़्यादातर लोग सो रहे थे। बस हमारी अम्मी खिड़की से बाहर की तरफ देखती चल रही थी। उन्होंने खिड़की हवा के लिए थोड़ी सी खोल रखी थी। बस उस वक्त एक सुनसान हाईवे पर चल रही थी। अम्मी ने देखा कि सड़क के किनारे तकरीबन 12 से 15 साल का एक लड़का चल रहा है, जिसने सिर्फ पैंट ही पहनी है, बाकी वो नंगे बदन था। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, उस लड़के का सर नहीं था। सोचने वाली बात है, न जाने वो बिना सर के कैसे चलता जा रहा था। दोस्तों, जब ये बात अम्मी ने घर आकर हमें बताई तो यकीन मानो मैं सच में सुनकर हैरान रह गया। पर खैर, ये तो थी अम्मी की कहानी। अब मैं ठीक आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि मैं और मेरी वाइफ और हमारा बेटा, जो उस वक्त लगभग 6 महीने का होगा, किसी कारण हमने अपना नया घर छोड़कर अपने पुराने घर के पास एक किराए के मकान में रहना पड़ रहा था। हालांकि वो घर हमारे पुराने घर से 2 घर छोड़कर ही था। और तो और जबकि ऐसा नहीं था कि वो किराए का घर मेरे लिए नया या अनजान था, बल्कि जब हम छोटे थे तब हमारा पूरा परिवार अपने पुराने घर में ही रहता था, जो हमारे दादा दादी का है। और ठीक जिस किराए के घर में हम रहने गए थे, उस घर में भी हमारा आना जाना था, क्योंकि उस घर के जो मकान मालिक के बच्चे थे और मैं, हमारे बचपन का वक्त उस घर में बहुत गुजरा था। बस एक बात थी, उस घर में शुरू से ही कुछ ना कुछ अजीब होता रहता था। जैसे कई बार उस घर के जीने से बच्चों का अपने आप गिर जाना। और ठीक उस घर के आंगन में एक नीम का पेड़ भी है। कई बार उस घर के मकान मालिक के बच्चे उस पेड़ से भी गिर जाया करते थे। हमेशा से उस घर पर एक अनजाना वीरानापन सा दिखता था। पर खैर, जब हम लोग उस घर में रहने लगे तो 1-2 महीने तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 1-2 महीनों के बाद, साथ ही आपको यह भी बता दूं कि उस घर में 4 कमरे थे, 2 नीचे और 2 ऊपर। हम ठीक ऊपर वाले कमरे में रहते थे, जिसकी छत पक्की थी। और ठीक वहां पर बगल में एक कमरा भी था, जो पुराने जमाने टाइप की एक पटोर जैसी थी। उसमें मकान मालकिन और उनका छोटा लड़का रहता था। और ठीक उनके बड़े बहू बेटी हमारे नीचे जो कमरा था उसमें रहा करते थे। नीचे उनके कमरों के सामने एक कच्चा मिट्टी का घर था, जिसमें एक पुरानी लकड़ी का गेट लगा था, जो कि ज्यादातर बंद ही रहता था। साथ ही आपको एक बात और बताऊं तो ठीक उस गली में भी एक नीम का बहुत बड़ा पेड़ था, जो कि आज भी मौजूद है। खैर, आपको बता दूं कि मुझे एक गंदी आदत है रात को देर तक जागने की। एक रात की बात है, मैं करीब रात के 1 से 2 बजे के बीच अपने कमरे से बाहर निकला। मैंने देखा कि एक बिल्कुल सफ़ेद बिल्ली हमारे घर की छत पर बैठी है। मैंने अपनी वाइफ से कहा, ये देखो कितनी सुंदर बिल्ली बैठी है, मैं इसको अभी पकड़ कर लाता हूँ। लेकिन मेरी वाइफ ने जाने से मना कर दिया। फिर हम दोनों अपने बच्चे के पास जाकर सो गए। इसके अगले दिन शाम को हम लोग अपने कमरे में ही बैठे थे कि अचानक लाइट चली गई। हालांकि गर्मियों के दिन थे, तो लाइट जाने के बाद मेरी वाइफ हमारे बच्चे को लेकर नीचे आंगन में चली गई। वो ठीक मकान मालकिन की बहू के पास बैठ गई। अब बचा मैं भी ठीक घर से बाहर जाकर अपने दोस्तों के पास खड़ा हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा पूरा परिवार पहले वही दादा दादी की तरफ ही अपने पुराने घर में ही रहते थे। वहाँ मेरी उम्र के सब लड़के मेरे दोस्त थे। और ठीक मैं जहाँ खड़ा था
वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है। ये वही मंदिर है जिसका जिक्र मैंने आपको अपने पिताजी की कहानी में किया था। उस वक्त मैं और मेरे कुछ दोस्त उस मंदिर की दीवार से टिक के खड़े थे। हम लोग जहाँ पर खड़े थे वहाँ से सामने मेरे एक और दोस्त का घर बिल्कुल साफ दिखता था। अब ठीक जिस घर में हम लोग रह रहे थे उस घर का भी थोड़ा सा हिस्सा दिखता था। मेरे दोस्त का घर 2 मंजिला है। जब लाइट नहीं थी तो उसके घर वाले भी अपने घर से बाहर आ गए थे, लेकिन हमारा वो दोस्त नहीं आया था। उस वक्त समय कुछ ज़्यादा नहीं था, बस थोड़ा अंधेरा हो चुका था। मैंने ठीक उस अंधेरे में देखा कि मेरे दोस्त की छत पर एक लड़का जो कि नंगे बदन था, वो उस छत की दीवार पर अपने दोनों हाथ रखकर खड़ा था। मुझे लगा शायद मेरा दोस्त ही है। मैंने उसे आवाज़ भी लगाई। मैंने उससे कहा, नीचे आ जा यार, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वो मुझे देखकर पीछे की तरफ हो गया। मैं ठीक उस वक्त वहीं पर खड़ा था। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया हो कि इमरान इधर आ। जब मैंने जाकर देखा तो वो हमारे मोहल्ले की एक चाची थी। उन्होंने मुझसे कहा कि ऊपर कौन था। मैंने कहा शायद कुर्बान होगा। मेरे दोस्त का नाम कुर्बान है। उसी वक्त मेरे दोस्त के पिताजी भी वहीं पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि वो तो घर पर नहीं है। मैंने तुरंत चाची से कहा, क्या तुमने वहाँ पर किसी को खड़ा देखा था? उन्होंने कहा, देखा था। ये बात सुनकर जैसे ही कुर्बान के पिताजी छत पर गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। उन्होंने अपने पूरे घर में देखा लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसके कुछ ही देर बाद लाइट आ गई और हम सब अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, बस उसी रात से हम लोगों के साथ, खास करके मेरे, कुछ ना कुछ अजीब होने लगा। जिस घर में हम लोग रह रहे थे उसके सामने एक बिजली का खंभा था। उस खंभे पर जो बड़ी सी लाइट लगी थी उसकी पूरी रोशनी हमारे कमरे में आती थी। हम लोग ज़्यादातर रात के समय अपने कमरे का गेट लगाकर ही सोते थे। अब ठीक गेट के नीचे से 1 आधा इंच गैप था तो उससे उस लाइट की हल्की रोशनी कमरे के अंदर भी आती थी। एक रात मैंने देखा कि उसी रोशनी में किसी के चलने की परछाई अंदर कमरे में आ रही थी। कभी वो परछाई छत की तरफ जाती तो कभी दूसरी तरफ दिखती। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक वो परछाई ऐसे ही घूमती रही। फिर मैंने एक बार सोचा कि क्यों ना अपनी वाइफ को जगा लेता हूँ, पर मुझे लगा कि शायद वो कहीं डर ना जाए, इसलिए मैंने उसे नहीं उठाया और फिर वो परछाई अपने आप ही कहीं गायब हो गई। अब ठीक जब मैंने सुबह ये बात अपनी वाइफ को बताई तो उसने तुरंत मुझसे वो घर खाली करने को कहा। मैंने भी उससे हाँ कह दिया। अब ठीक इसके 2 या 3 दिन बाद मेरा बेटा और मेरी वाइफ दोनों आराम से सो रहे थे। मैं बस अकेला ही जाग रहा था। उस वक्त लगभग रात के 2 बज रहे होंगे। दोस्तों, वो कमरा इतना छोटा था जिसमें एक सिंगल पलंग और एक बक्सा, साथ में एक कूलर रखा था। अक्सर पलंग पर मैं ही सोता था और मेरी वाइफ और मेरा बेटा नीचे बिस्तर लगाकर सोते थे, ठीक कूलर के सामने। अब ठीक उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे अपने कमरे के गेट से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे गेट बजा रहा हो। इस बार तुरंत मैंने अपनी वाइफ को जगाया और कहा कि शायद कोई गेट बजा रहा है। दोस्तों, वो जो भी था बिल्कुल धीरे धीरे लगातार गेट बजाया जा रहा था। मैंने अपनी वाइफ से कहा, क्यों ना गेट खोलकर देखते हैं, पर मेरी वाइफ ने मना कर दिया। इसके ठीक कुछ ही देर बाद वो आवाज़ आना धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन तभी उसी वक्त ऐसा लगा मानो कि जैसे कोई बड़ी ही जल्दी से छत की तरफ गया हो और ठीक उसी पल उसी रफ्तार से एकदम से नीचे उतर कर आया हो। सच कहता हूँ, एक पल को तो ऐसा लगा कि बिल्ली होगी, लेकिन जिस तेजी से वो जीना भागा दौड़ी कर रहा था उस हिसाब से बिल्ली नहीं थी। कुछ ही पलों में छत पर बहुत जोरों से पत्थर के हिलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बड़ा सा पत्थर छत पर हिला रहा हो। पत्थर की आवाज़ बंद होते ही एक बार फिर से जीने उतरने की जोर से आवाज़ आई। सच कहता हूँ, इस बार मैंने हिम्मत करके गेट खोला और जीने पर जाकर देखा। मैंने चारों तरफ सर घुमाया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गया और गेट लगाकर लेट गया। रूम में आते ही वाइफ ने पूछा कि कौन था। मैंने कहा पता नहीं कौन था, लेकिन कोई तो था ज़रूर। इसके बारे में मैं सुबह बात करूँगा। मैंने सुबह होते ही मकान मालकिन से कहा कि भाभी, रात को किसी के बार बार ऊपर से नीचे दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। भाभी ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने भी कहा ठीक है, और मैं वहाँ से चला गया। दोस्तों, इसके 4-5 दिन बाद गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मैंने कमरे का गेट खुला ही रहने दिया। रोज़ की तरह मैं ऊपर पलंग में लेटा हुआ था और मेरी वाइफ और मेरा बेटा नीचे सो रहे थे, ठीक कूलर के सामने। कूलर छोटा होने के कारण उसकी हवा ऊपर पलंग तक ज़्यादा नहीं आती थी। जैसे तैसे 1 बजे के आसपास मेरी आंख लगी होगी। मैं ठीक अपने वाइफ और बेटे की तरफ करवट करके सो रहा था।
और मेरी वाइफ और मेरा बेटा नीचे गेट की तरफ पैर करके सो रहे थे। मेरी वाइफ कूलर की तरफ और मेरा बेटा पलंग की तरफ सो रहा था। बस मेरी नींद लगे अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि मेरी हल्की सी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ के पास एक 15 से 16 साल का लड़का है जो कि नंगे बदन है। उसने सिर्फ पैंट ही पहनी थी। उसके बड़े बड़े बाल थे जो कि उसके चेहरे पर लटक रहे थे। वो ठीक अपने दोनों घुटने के बल अपने दोनों हाथ जमीन पर रखकर बैठा था। वो लगातार एक टक मेरी वाइफ के चेहरे को घूरे जा रहा था। जब मैंने नींद में पहली बार अपनी आंखें खोली तो मुझे वो लड़का मेरी वाइफ के पास बैठा दिखा। पर ठीक मैंने जैसे ही अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोली तो वहां पर कोई नहीं था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मेरे को समझ में आने से पहले ही वो लड़का वहां से गायब हो चुका था। मैंने ठीक जब इस घटना के बारे में अपनी वाइफ को बताया तो उसने मुझे फिर से घर खाली करने को कहा। मैंने कहा ठीक है, 1-2 दिन में ये घर खाली कर देंगे। अगले दिन जब मैंने ये बात अपने माता पिता और अपने बड़े भाई को बताई तो उन्होंने भी वो घर जल्दी से खाली करने को कहा। साथ ही मेरे बड़े भाई ने यह भी कहा कि कल रात को इस नीम के पेड़ के नीचे 2 लड़के बैठे थे, कहीं उनमें से तो कोई नहीं था। भैया ने उन दोनों के नाम बताए पर मैंने कहा कि इनमें से कोई नहीं था क्योंकि मैं उन दोनों को अच्छी तरह से जानता था, पर वो कोई और ही था। खैर वो जो भी था, पर अच्छी बात यह है कि उसने हम तीनों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। नहीं मालूम वो कौन था और हमसे क्या चाहता था, या फिर मेरे से कोई गलती हो गई कि मैंने उस रात उसे अपना दोस्त समझकर आवाज़ लगाई। दोस्तों, जब से मैंने वो घर खाली किया तब से हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि ये सब दोबारा हमारे साथ हो। मैं तो उल्टा ये दुआ करता हूँ कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। और हाँ, आपको एक बात और बता दूँ कि उस आंगन में जो एक कोने में छोटा सा कमरा बना था वो हिस्सा मकान मालिक ने किसी और को बेच दिया। अब जब उस आदमी ने वो पुराना कमरा तोड़वाकर अपना नया कमरा बनवाना चालू किया तो कमरा तो बन गया, लेकिन किचन की जो दीवार थी वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। शाम को कारीगर दीवार बिल्कुल सीधी खड़ी करके जाते, लेकिन अगले दिन वो अपने आप टेढ़ी हो जाती। कम से कम वो दीवार 20 बार बनी पर वो आज तक सीधी नहीं हो पाई। दीवार आज भी टेढ़ी की टेढ़ी ही है। दोस्तों, इतनी ही थी मेरी कहानी। दोस्तों, जाने से पहले आप सभी से इतना ही पूछना चाहता हूँ कि मैंने अब तक सर को जितनी भी कहानियाँ भेजी उनमें से ज़्यादातर हमें जो लड़का दिखता है वो पैंट पहने ही दिखता है और ऊपर से नंगे बदन। ऐसा क्यों है ये मुझे नहीं मालूम। अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनिए आपने इमरान खान की 2 कहानियाँ। मुझे मालूम है इनकी कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी क्योंकि इनकी कहानी में जो पहलू हैं वो लगातार एक के बाद एक और गहरे होते चले गए। हालांकि शुक्र है कि इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब जब इनके साथ कुछ हुआ था वो चीज़ किसी आम इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। खैर, ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सनी निगम है। मैं शिकोहाबाद के पास वाले गांव में रहता हूँ और आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी डरावनी रात थी। उस रात मैं अकेला कमरे में था। लगभग रात के 12:30 बज रहे थे। अचानक दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे चरचर की आवाज़ से खुल गया। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन कमरे में हवा का एक झोंका तक नहीं था। उस वक्त मैंने लाइट ऑफ की हुई थी, बस मोबाइल की हल्की सी रोशनी थी। तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने डरते डरते पूछा, कौन है? अगले ही पल मेरे कान के पास एक ठंडी सी सांस आई और किसी ने फुसफुसाकर कहा, सनी, मैं बहुत समय से तुझे देख रहा हूँ। दोस्तों, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा पर शरीर नहीं हिल रहा था। उसी वक्त अचानक मेरा मोबाइल अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर एक लाइन लिखी थी, मैं अभी तेरे पीछे खड़ा हूँ। फ़ोन एकदम से बंद हो गया। उस वक्त मैंने ठीक अपने कंधे पर किसी की सांसें महसूस की। दोस्तों, उस रात के बाद से जब भी मैं रात को अकेला सोता हूँ तो मुझे वही आवाज़ फिर से सुनाई देती है, सनी, मैं फिर आऊँगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी सनी की छोटी सी कहानी। इनकी कहानी कैसी लगी आपको नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप चलते हैं हम अपनी अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम वर्मा है। यह हादसा मेरे पिताजी के साथ हुआ था। यह बात बहुत साल पहले की है, तकरीबन 1985 की। यह गांव की बात है।
हमारे गांव से 2 गांव दूर उस वक्त पिताजी रात के तकरीबन 1 बजे दूसरे गांव से अपने गांव आ रहे थे। तो रास्ते में अचानक उनकी साइड से एक सफ़ेद कपड़े में एक आदमी निकला। वो ठीक पिताजी के आगे आगे चल रहा था और पिताजी उनके पीछे पीछे। पिताजी ने उनको आवाज़ दी कि रुको, मैं भी साथ में चलता हूँ। 2-3 बार आवाज़ देने के बाद जब पिताजी अपने घर के अंदर घुसने ही वाले थे तो अचानक उसने पीछे से पिताजी को बहुत ज़ोर से धक्का दिया। पिताजी गिरते ही चिल्लाने लगे, जिसके कारण सब लोग बाहर आ गए। हालांकि वो जो कुछ भी था उसके बाद वो नज़र नहीं आया, लेकिन इसके अगली सुबह पिताजी की तबीयत खराब हो गई। मेरे चाचा ने पिताजी का झाड़ फूक भी किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। हमारी दादी एकदम परेशान हो गई, कहने लगी कि न जाने ऐसा क्या हो गया, जिसने भी इसे पकड़ा है वो उतर नहीं रहा है। इसके बाद दोस्तों हमें अपने बड़े पापा को बुलाना पड़ा, जो कि हमारे घर में सबसे बड़े हैं। उनके आने के बाद जब उन्होंने झाड़ फूक की तब जाके मेरे पिताजी ठीक हुए। दोस्तों ये मैं पहली बार कहानी भेज रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची है। आपको बता दूं कि मैं गाजियाबाद से हूँ और ये कहानी भागलपुर की कहानी है। धन्यवाद। दोस्तों कहानियों के बीच कई बार छोटे छोटे ऐसे किस्से भी होते हैं जिन्हें सुनाना इतना ज़रूरी हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसीलिए मैं छोटी कहानियों के बीच बड़ी कहानियां भी लेकर आता हूँ। आइए सुनते हैं। दोस्तों जय श्री राम। मेरा नाम बौना है, लेकिन मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। फिर भी प्यार से लोग मुझे बौना बोलते हैं। आपको बता दूं कि मैं हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं एक ड्राइवर हूँ, ट्रक और गाड़ी दोनों चला लेता हूँ। कई बार जब सवारियाँ नहीं मिलती तो मैं ट्रैक्टर भी चलाया करता हूँ। ऐसे ही एक शाम की बात है, मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रैक्टर में मिट्टी लेकर ईंटों के भट्टे पर फेंक दूँ जहाँ पर ईंटें बनती हैं। हमारे गांव में एक स्वा नदी पड़ती है। वहाँ पर अक्सर बच्चे नदी में नहाने भी जाते हैं, लेकिन दिन में वहाँ पर पानी कम था और उस नदी के ऊपर एक पुल गुजरता था जिस पर अक्सर गाड़ियाँ चलती थी। हम ठीक पुल के नीचे से मिट्टी भरकर ले जाते। वहाँ पर रेता भी होता था, कई लोग रेता लेने भी आते थे। उस दिन हम शादी से वापस 3-4 बजे के आसपास घर पहुँचे। मैंने सोचा कि चलो मिट्टी लेकर आते हैं। पहली मिट्टी की ट्रॉली हमने 6 बजे भरकर जहाँ ईंटें बनती हैं वहाँ पर 7 बजे तक गिरा दी। वहाँ पर एक अंकल जा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये ट्रॉली कितने की होती है। मैंने उनसे कहा कि अंकल जी कोई बात नहीं, जब आपको कहीं गिरवानी हो तो मुझे बता दीजिएगा, पैसों का क्या है, वो तो आप जब मर्जी दे देना। दोस्तों वो अंकल वहाँ के लोकल ही थे। अंकल ने कहा कि 4 ट्रॉली भरकर हमारे घर में फेंक देना, हमें आंगन के लिए मिट्टी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि कब, तो उन्होंने कहा चाहे अभी ले आ। मैंने सिर में हाथ लगाते हुए कहा कि 2 ट्रॉली अभी और बाकी 2 कल फेंक दूंगा। इतना कहकर मैं वहाँ से निकल गया। इसके तुरंत बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसको अपने साथ चलने को बोला, क्योंकि मैं जानता था जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी मिट्टी ट्रॉली में भर कर जाएगी। पर उस दिन कई दोस्त कहीं काम से बाहर गए थे और कुछ शादियों से वापस नहीं आए थे। और ठीक जो मेरे घर के पास वाला लड़का था उसको तो मैंने साथ जाने के लिए मना लिया था। साथ ही एक दोस्त ट्रैक्टर वाला भी आ गया था। मैंने उसको कहा कि यार 4 ट्रॉली मिट्टी फेंकनी है, एक ट्रैक्टर तू ले चल और एक मैं लेकर चलता हूँ, इसके बाद हम दोनों जल्दी फ्री हो जाएंगे। दोस्त ने कहा कि सही कहता है, वैसे भी पैसों की बहुत तंगी चल रही है, चल चलते हैं। मैं और मेरा दोस्त और वो ट्रैक्टर वाला हम तीनों के तीनों चले गए। दोस्तों मिट्टी लेने के लिए तकरीबन घर से 8 बजे निकले और वहाँ 8:30 तक पहुँच गए। हम दोनों की ट्रॉली लगभग 11 बजे तक जाकर भरी। सच कहूँ तो हम तीनों की हवा टाइट हो गई, लेकिन अभी भी मेरी ट्रॉली में मिट्टी कम थी। मैंने उनसे कहा कि जब तक तुम मिट्टी डालो मैं वॉशरूम करके आता हूँ। अब ठीक जब मैं वॉशरूम करने के लिए गया तो मैंने देखा कि पानी के बीचों बीच मुझे 4 लोग दिखाई दिए, वो भी एकदम सीधे। उन सभी ने सफ़ेद कुर्ता डाला हुआ था। कुर्ता इतना लंबा था कि जैसे दुबई के शेख जैसा हो। एक बार को तो मुझे लगा कि मेरा भ्रम है। साथ ही मैं आपको एक बात भी बताना भूल गया, उस नदी के ठीक पास में शमशान और दूसरी साइड जंगल भी है। हम ठीक इन दोनों के बीच में थे। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने एक बार और ज़ोर से पूछा कि कौन है, लेकिन उन चारों ने कुछ नहीं बोला। पर मेरे दोस्तों को मेरी आवाज़ सुनाई दी गई। वो ठीक जिससे मिट्टी भरते थे उसको अपने हाथ में हथियार की तरह लेकर मेरे पास आ गए। मुझसे कहने लगे कि बौने क्या हुआ, किसको आवाज़ लगा रहा है। मैंने ठीक सामने की ओर इशारा किया।
आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जो देखा उस वक्त तो वहाँ 4 थे, लेकिन उनकी संख्या हमारी आंखों के सामने बढ़ती जा रही थी। अब वो 4 नहीं, फिर क्या था, मेरे दोस्त जो अपने आप को बदमाश समझ रहे थे, सबसे पहले वही भागे। वो तो तुरंत ही अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करके जैसे ही उसको ले जाने लगा, वैसे ही ट्रैक्टर का टायर मिट्टी में फंसने लगा। लेकिन उसने 1-2 बार आगे पीछे किया और ट्रैक्टर लेकर निकल गया। इसके बाद मेरी बारी थी। मैंने अपने दोस्त को बोला, जल्दी बैठ। लेकिन मेरा ट्रक वहाँ था जहाँ मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। यूँ समझिए, मेरा ट्रैक्टर तो सच में फंस गया था। मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन नहीं निकाल पाया। अब ठीक जो लोग पानी में थे वो धीरे धीरे पानी से बाहर आ गए। वो ठीक जैसे ही ट्रैक्टर की लाइट के सामने आए तो मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे, और जैसे ही मैंने उनके मुंह की तरफ देखा तो यकीन मानो मेरी आत्मा बाहर आ गई। वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा था जिसके ऊपर कफन डाला हुआ था। सच कहूं तो मैं बस देखता ही रह गया। इसके बाद मैं एकदम ट्रैक्टर से कूदा और अपने दोस्त से कहा कि भाग। मेरा दोस्त जंगल की तरफ भाग रहा था। मैंने उसको मना किया कि जंगल की साइड से नहीं, हमें इस साइड से भागना है। हम तकरीबन 200 मीटर तक भागे। सामने शमशान था, हमें उसकी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना था। हम ठीक जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचे तो हमने देखा कि जहाँ पर शव को आग दी जाती है वहाँ पर एक औरत काले कपड़ों में बैठी है। वो ठीक हमें ऐसे देख रही थी जैसे वो सिर्फ हमें देखने के लिए ही बैठी थी। मानो उसको पता था कि हम आएंगे। और तो और उस समय वहाँ का माहौल ऐसा हो गया था कि वो औरत भी हमें भूत लगने लगी थी। हम ठीक जैसे तैसे वहाँ से भागकर रोड पर पहुँचे। उस रोड से स्वा नदी और शमशान दोनों क्लियर दिखाई दे रहे थे। मैंने तुरंत घर वालों और अपने दोस्तों को, जो लोग शादी में गए थे, उनको फ़ोन करके बुला लिया। मैं रोड से ठीक अपने ट्रैक्टर को देख रहा था। ट्रैक्टर तो ठीक ठाक था, लेकिन वहाँ जो कुछ भी था वो दिखाई नहीं दिया। अब ठीक जैसे ही मेरे दोस्त और घर वाले वहाँ पहुँचे तो मैंने सारी बातें बताई। दोस्तों ने तुरंत हाथों में लाठी उठा ली, और जैसे ही हम सभी ट्रैक्टर लेने के लिए शमशान से होकर जाने लगे तो इतने में ही जोर से किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई। उस वक्त मेरे दोस्त और ताऊ जितने भी लोग थे सबके सब डर के रोड की तरफ भागे। और ठीक जो मेरा दोस्त जो शाम से ही मेरे साथ था वो इतना सब देखकर जोर से रोने लगा। उसी वक्त सबने कहा कि ट्रैक्टर सुबह ले लेंगे, जान है तो जहान है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्या करते, हम सभी अपने अपने घर आ गए। सच कहूँ तो मैं सारी रात सो नहीं पाया। दोस्तों, मैं सुबह 7-8 लोगों को लेकर ट्रैक्टर को लेने गया था। देखा ट्रैक्टर वैसे ही फंसा हुआ था। हमने डर के मारे ट्रॉली वहीं पर खाली कर दी। और ठीक जो मेरा दोस्त ट्रैक्टर वाला था, जो रात को किसी तरह ट्रैक्टर लेकर चला गया, उसकी ट्रॉली भी बीच रास्ते में फंस गई थी। उसने भी वो वहीं खाली कर दी थी। दोस्तों, इसके बाद हम सीधा अंकल के घर गए और हमने उन्हें मना कर दिया कि इस काम के लिए किसी और को बोल दो, हमसे मिट्टी नहीं हो पाएगी। अब हमने रात का काम बंद कर दिया है। दोस्तों, सच कहता हूँ, पहले मुझे साल में कभी कभार स्लीप पैरालिसिस होता था, लेकिन अब तो हफ्ते में 2-3 बार होता है। बस आपको अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी बताया वो एकदम रियल है। क्योंकि मैंने चैनल पर कई बार देखा है, कई लोग अपनी फेक कहानियाँ बता देते हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग झूठी कहानी सुने। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ साथ ले चलता हूँ मैं आपको आखिरी कहानी की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली कहानी ज़रूर पसंद आएगी। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जानवी शर्मा है। फिलहाल तो मैं नेपाल से हूँ और ये कहानी भी नेपाल की है, जब मैं तकरीबन 10 साल की थी। हम अक्सर गांव में हफ्ते में 1-2 बार जंगल जाते थे लकड़ी और घास काटने के लिए। एक बार ऐसे ही हम 2-4 फ्रेंड लकड़ियाँ तोड़ने गए थे। जंगल जाते जाते रास्ते में एक बहुत बड़ा सा पत्थर पड़ता है। वहाँ पर हम दोस्तों ने मिलकर खूब मस्ती की। अब ठीक वहाँ से मस्ती मजाक करने के बाद हम जैसे ही वहाँ से निकले तो अचानक फ्रूट खाने का मन हुआ। हमारे नेपाल में एक फ्रूट होता है जिसका नाम गंगारू होता है। तो ठीक जैसे ही मैं गंगारू तोड़ने गई तो मुझे वहाँ ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर फूंक मारी और ताली बजाई। यकीन कीजिएगा, ऐसा होते ही मैं एकदम से बेहोश हो गई। तब जाकर मेरे दोस्तों ने मेरे मुंह पर पानी डाला और मैं होश में आई। सच कहती हूँ, उस वक्त जब मेरी हल्की हल्की आंखें खुली तो मैंने किसी को देखा। उसका हुलिया ऐसा था जैसे गांव के लोगों का होता है। एकदम नेपाली स्टाइल में कपड़े पहने थे। उसके सर पर बाल नहीं थे। उसने मुझे देखकर बहुत अजीब सी क्रिपी स्माइल दी, जिसके बाद मैं दोबारा बेहोश हो गई। मेरे सारे दोस्त एकदम परेशान हो गए।
वो मुझे उठाकर घर ले गए। कब क्या कैसे हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला। सब कहते हैं कि घर आने के बाद मैं जोर जोर से रो रही थी और कभी अचानक हंस भी रही थी। ठीक हमारे गांव में एक औरत थी, उनके ऊपर कलसेन महाराज सवार होते थे। उन्होंने मेरा झाड़ फूक किया। उन्होंने बताया कि जिस पत्थर के पास हम लोग उछल कूद कर रहे थे, दरअसल वो पत्थर किसी का कफन था। खैर, मैं झाड़ फूक के बाद ठीक हुई, लेकिन एक ही सवाल मेरे मन में बार बार आता है कि जब हम वहां पर 4 दोस्त थे, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? शायद मैं बहुत ज्यादा डरती हूं इसीलिए, नहीं मालूम। पर खैर, ये सब चीजें होने के बाद एक दिन की बात है। एक दिन मैं शाम के वक्त गौशाला गई थी। वहां पर 2 गौशाला है, एक हमारी और उसके बगल में हमारे रिश्तेदार की। उस वक्त जब मैं ऐसे ही भैंस को चारा खिला रही थी तो मुझे बाहर से किसी ने आवाज लगाई, जानवी, जानवी आप घर जा रहे हो क्या? मैं भी जा रही हूँ। इसके जवाब में मैंने आवाज लगाई, हाँ दीदी, मैं भी जा रही हूँ, साथ में जाएंगे। अब दोस्तों, जब मैं अपना काम खत्म करके बाहर आई तो देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने दीदी को जब आवाज लगाई, लेकिन वहां दीदी नहीं थी। मेरी आवाज सुनने के बाद दीदी के हस्बैंड वहां पर आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किसको बुला रही हो? मैंने कहा दीदी को। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे आवाज दी थी कि साथ घर जाएंगे, लेकिन अब मुझे दीदी मिल नहीं रही है। उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी तो अभी घर पर ही है, वो यहां पर आई नहीं। उनकी बात सुनने के बाद मैं बहुत शॉक हो गई, क्योंकि मैंने दीदी की आवाज़ साफ सुनी थी। मैं इसी सोच में अपने घर की तरफ निकल गई। हालांकि इसके बाद मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं है, लेकिन घर वाले बताते हैं कि घर आके मैं उल्टे कदम चल रही थी। मतलब मैं घर की तरफ नहीं आ रही थी, बल्कि पीछे की तरफ जा रही थी, वो भी उल्टी। अब दोस्तों, ठीक हमारे गांव में चौकी में कोई महाराज बैठते थे। उन्होंने मुझे खींच के अंदर ले लिया और कहा कि वो जो मुझे बुला रही थी वो बाजू वाले दादाजी की पहली बीवी थी, जिनकी मौत बहुत पहले हो चुकी थी। ठीक वही तुम्हें आवाज़ लगा रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि अगर पहली आवाज़ के तुरंत बाद अगर मैं बाहर आ जाती, या बाहर आने के बाद मुझे उनके हस्बैंड नहीं मिलते, तो न जाने उस दिन क्या हो जाता। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हमारे कलसेन महाराज हैं, जो कि हमेशा हमारे साथ है। बाकी जिसके साथ जो कुछ भी होना होता है वो तो होकर ही रहता है। दोस्तों, इसी कहानियों के साथ साथ मैं अपने पिताजी की भी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। बात 2025 की है। यह हादसा बेंगलोर में हुआ था। ये बात वीकेंड की है। एक दिन मेरे पिताजी घर पर ही थे। उस वक्त माता पिता में किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हुई, इसीलिए पिताजी गुस्से में दोपहर के ठीक 12 बजे के आसपास बैल्कनी में लगे सोफा पर सो गए। उस वक्त माँ अंदर ही थी। अचानक उन्हें पिताजी के जोर से चीखने की आवाज़ आई। जब माँ ने जाके देखा तो एक पल के लिए वो बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि उस वक्त पिताजी सोफे से नीचे गिरे हुए थे और ठीक वो अपने पैर ज़मीन पर घसीट रहे थे। माँ ने तुरंत पिताजी को उठाया और कमरे के अंदर ले आई। अब ठीक हमारे एक रिश्तेदार हैं बेंगलोर में, जिनके ऊपर लत्या मतालू भगवान सवार होते हैं। ठीक उनको घर पर बुलाया गया। जब उन्होंने घर आकर पिताजी के ऊपर झाड़ फूक की तो बताया कि इनको एक औरत दिखी थी। उस औरत की पीठ पर एक बच्चा था। वो औरत इनसे कह रही थी कि मेरे बच्चे को दूध दो, और मेरे पास कपड़े चप्पल नहीं है, वो भी ला कर दो। इसके बाद ठीक इन्हें ऐसा एहसास हुआ कि जैसे वो औरत इनके सीने पर आकर बैठ गई। और तो और दोस्तों, पिताजी को जब अंदर लाया गया था तो उस वक्त भी वो कह रहे थे, वो देखो मुझे बुला रही है। पर खैर, उस दिन झाड़ फूक होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 2-3 दिन के बाद वही चीज़ें उनके साथ दोबारा होने लगी। अब ठीक जिन्होंने पहले झाड़ फूक की थी उनको दोबारा बुलाया गया। पूजा होने के बाद वो लेडी पिताजी के ऊपर आ चुकी थी। वो ठीक यही बात कह रही थी कि जिससे उसकी शादी हुई थी वो आदमी बहुत बुरा था। वो उसके साथ रोज मारपीट करता था। उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। वो ठीक ना तो उन लोगों को खाना देता था और ना ही उनके पास घर था। बस यही सब चीज़ें वो सह नहीं पाई, इसीलिए एक दिन उसने पहले अपने बच्चे को मार दिया और उसके बाद खुद भी फांसी लगा ली। दोस्तों, वो औरत मेरे पिताजी को इसलिए परेशान कर रही थी क्योंकि हमारा वो घर शमशान के पास था। बस बात ये थी कि एक दिन पिताजी ने गलती से उनके कफन पर वॉशरूम कर दिया था। तब से वो औरत उनके साथ थी। वो तो पूजा करके जब उन्हें बुलाया गया तब उस औरत ने मेरी माँ के पास रो रो कर ये सारी कहानी बताई। और तो और जाने से पहले उसने 2 साड़ी और 2 चप्पल भी मांगी। बस दोस्तों, फिर क्या था, हमारे घर जो रिश्तेदार आए थे
उन्होंने कहा कि ये सारा सामान रात के वक्त उसी कफन के पास रख देना। याद रहे, इस काम के लिए तुम्हारे पिताजी को ही जाना होगा। दोस्तों फिर क्या था, ठीक उसी रात पिताजी को वहाँ पर भेजा गया और ठीक उनके पीछे पीछे 2-4 लोगों को भी भेजा गया। वो लोग बताते हैं कि पिताजी पागलों की तरह नॉन स्टॉप भागकर कफन तक गए। उन्होंने ठीक उस सामान को वहाँ पर ज़मीन में गाड़ दिया, तब जाकर वो ठीक हुए। अब दोस्तों मेरे पास और भी बहुत सी कहानियाँ हैं, बस मैं चाहती हूँ वो सारी कहानियाँ सर को बहुत ही जल्दी सेंड करूँगी। बस अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की कहानियाँ आपको बेहद पसंद आई होगी। तो ठीक इसी के साथ अब मैं भी अपनी आवाज़ को विराम देना चाहूँगा। बाकी मैं जल्द ही मिलूँगा आपसे इसी तरह रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।